स्टार्ट किया जाए एक बार। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट लॉजिक यानी समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र। ये विगत वर्ष का प्रश्न है। आगामी परीक्षा 15 दिसंबर को एमपी सेट का पेपर है और वहीं दिसंबर या तो जनवरी में आप लोगों का पेपर हो सकता है यूजीसी नेट का भी। तो ये प्रश्न हम लोग जो करने वाले हैं यहाँ पर, ये एमपी सेट के साथ साथ यूजीसी नेट सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी मददगार साबित होगा। इसलिए हर एक प्रश्न के पीछे मैं जो तथ्यों पर बातचीत करूँगा आप लोगों से, वो तथ्य आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। कॉपी पेन साथ में रखिएगा और उसे नोट भी कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, कहता है नृ जाति कार्य प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये दिसंबर 2012 का पेपर है। बताइए, नृजाति कार्य प्रणाली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही लिखा हुआ है। एक तो समिष्ट है, दूसरा व्यष्टि है। जिसको समिष्टि कहते हैं उसे माइक्रो बोला जाता है और जो व्यष्टि होता है उसे माइक्रो कहा जाता है। तो मैक्रो और माइक्रो। तीसरा ऑप्शन कहता है निश्चयपूर्ण समष्टि समाजशास्त्र नहीं है और चौथा कहता है निश्चयपूर्ण व्यष्टि समाजशास्त्र नहीं है। नृजाति कारण प्रणाली के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, बता सकते हैं। देखिए, यहाँ विकल्प आपके सामने अगर हम बात करते हैं तो दूसरा स्टेटमेंट आप देखें, ठीक है। नृजाति कार्य प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है, या विकल्प आपका दूसरा सही माना जाएगा, व्यष्टि समाजशास्त्र। अब सुनिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, यहाँ जो नृजाति कार्य प्रणाली के बारे में निश्चयपूर्ण समष्टि समाजशास्त्र की अगर हम बात करते हैं और समष्टि समाजशास्त्र यहाँ पर भी है और नहीं के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो नृजाति कार्य प्रणाली निश्चयपूर्ण समष्टि और निश्चयपूर्ण व्यष्टि के रूप में तो है ही नहीं, और परिप्रेक्ष्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ समष्टि समाजशास्त्र का पार्ट होगा ही नहीं। तो बात को बड़े ध्यान समझिएगा कि व्यष्टि समाजशास्त्र हुआ कैसे। नृजाति कार्य प्रणाली वह होती है जो अपने समाज और संस्कृति के बारे में सोचती है। बात को समझिए, जो अपने समाज और संस्कृति के बारे में सोचती है। मैंने कहा कि आप अपने हित के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर आप पर बात हो रही है जहां आप अपने बारे में सोच रहे हो। किसी पर्टिकुलर तथ्यों पर बात किया जाए तो वो व्यष्टि होता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर बात किया जाए तो वह व्यष्टि होता है। और नृजाति कार्य प्रणाली जो होती है वो समाज और संस्कृति, केवल अपने समाज संस्कृति के बारे में सोचेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, नृजाति। अतः व्यष्टि समाजशास्त्र होगा। मैं जब आप लोगों से बात करता नेशनल लेवल पर, जब मैं आपसे बात करता इंटरनेशनल लेवल पर, जब मैं आपसे बात करता एक ग्रुप के बारे में, जब मैं आपसे बात करता एक समुदाय के बारे में, तो वह क्रिया बन जाती समष्टि, वह पार्ट बन जाता समष्टि का। लेकिन यहाँ बात थी नृजाति कार्य प्रणाली, और नृजाति कार्य प्रणाली केवल अपने बारे में सोचती है, जहाँ अपने समाज को लेकर, अपनी संस्कृति के बारे में और अपनी ही संस्कृति और समाज को महत्व देने लगती है। बात समझ में आ रही है? हरिओम, बताओ। यस। हाँ, तो कहने का मेरा जो आशय है कि नृजाति कार्य प्रणाली का दृष्टिकोण व्यापक होता है, अर्थात वह संपूर्ण पर विश्वास न करके एक सीमित पर विश्वास करने लगता है। एक सीमित कहने का मतलब एक पर्टिकुलर अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने दृष्टिकोण में बात करने लगता है। अब थोड़ा सा समष्टि के बारे में भी समझिए। जहाँ समष्टि का अर्थ होता है, मैं आपसे बता दूं कि प्रत्येक समाज और संस्कृति को समान महत्व देना, इक्वलिटी पर बात करना, सभी को इक्वल लेकर चलना। मतलब
और जब कोई बात अपने समाज और संस्कृति के महत्व की बात होगी तो वो व्यष्टि की बात होगी, है ना। इस संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। अब निश्चयपूर्ण समष्टि समाजशास्त्र नहीं है, इसका परिप्रेक्ष्य क्या है? कोई भी समाज पूर्ण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी का। कोई भी समाज क्या है? पूर्ण नहीं है, इसका कहने का आशय है। तो ये तो स्टेटमेंट इससे दूर दूर से मैच नहीं करता, और वह कहीं ना कहीं दूसरे समाज में विभेद व्यवहार करता है। लेकिन अब देखिए कि निश्चयपूर्ण व्यष्टि समाजशास्त्र नहीं है, इसका अर्थ है कि कोई भी निर्जातीय समूह दूसरे की संस्कृति और समाज के प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है, ऐसी बात ही नहीं कही गई है ना। तो कहने का मतलब केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी होगा सही आपका, ठीक है। तो नृजाति के बारे में केवल आप एक कीवर्ड ध्यान रखें, अपने समाज और संस्कृति के बारे में सोचना और अपनी संस्कृति और समाज को क्या देना? महत्व देना। अतः विकल्प बी ही सही चला जाएगा नृजातीकरण प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 2, किसने यह माना है कि कृत्य प्राय, कृत्य का मतलब होता है टास्क यानी कार्य, प्राय नैतिक और तुलनात्मक रूप से अप्रतिवर्ती होता है। अप्रतिवर्ती होता है, ये बेसिकली नाम दिया गया है, ये किस विद्वान के द्वारा दिया गया है कीवर्ड, कि कृत्य प्राय नैतिक और तुलनात्मक रूप से अप्रतिवर्ती होता है। ये कहना किसका है? मैं बताता हूं, यह कहना अल्फ्रेड सूटस का है। किसका है? अल्फ्रेड सूटस का है। यूनिट नंबर मैं आप लोगों को पहली दूसरी पढ़ा रखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर पहली दूसरी है ना, उसमें ये सारे शब्द आ चुके हैं। तो इनकी किताब आई थी द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड करके, और वो किताब आई थी 1932 में, ठीक है। और उसी किताब में, किस किताब में? द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूँ। उसी किताब में ये कहा गया था अल्फ्रेड सूटस के द्वारा कि कृत्य प्राय नैतिक और तुलनात्मक रूप से अप्रतिवर्ती होती है, और इसी पर सूटस ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि हम अपने दैनिक जीवन में व्यवहार को किस प्रकार संगठित करते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिमानों की रचना होती है, और प्रतिमानों को नैतिक और तुलनात्मक रूप से परीक्षण भी किया जा सकता है। समाज की कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, इन्हीं दृष्टिकोणों पर जिक्र किया गया है फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड की पुस्तक में। ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, नाम यहाँ पे एच गॉर्फिकेल का भी नाम आप देख रहे हैं। गॉर्फिकेल बड़ा फेमस पर्सन है, और मैं आप सबसे कहूँगा कि जो लोगों के प्रतिदिन की अंतःक्रिया किस प्रकार परिस्थिति, परिभाषा और वास्तविकता को निर्मित करती है, उस कंडीशन में एथनोमेथोडोलॉजी के प्रवर्तक के रूप में एच गॉर्फिकेल का नाम देखने को मिलता है। एच गॉर्फिकेल का नाम देखने को मिलता है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा कहता है, किसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि नृजातीय पद्धतियां प्रतिवर्ती रूप में या प्रतिवर्ती रूप से उत्तरदायी होती है? ये किसने सिद्ध किया है? क्वेश्चन नंबर 3 है। जवाब एक बार बताइए आप लोग भी। ABCD लिखा हुआ है, कोई तो बताइए कि क्या होना चाहिए। किसने ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि नृजातीय पद्धतियां प्रतिवर्ती रूप से उत्तरदायी होती हैं? बताइए। पता नहीं सर, पता नहीं सर। ओके, चलिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कि किस विद्वान ने एथनोमेथोडोस, है ना,
के बारे में जिक्र करते हुए बताया है। इतने मेथडों का मतलब है नृजाति पद्धतियाँ, मेथड। गॉर्फिंकेल। हाँ, हेराल्ड गॉर्फिकेल का नाम आएगा, हेराल्ड गॉर्फिकेल का नाम आएगा। देखिए यहाँ सिंपल शब्दों में भी मैंने ऑप्शन नंबर बी को लेकर प्रवर्तक के रूप में नाम लिया था। यदि आपने यहाँ पे समझे होते तो आप विकल्प यहाँ पर बी लगा कर आते। तो कहने का मतलब ये है कि हेराल्ड गॉर्फिकेल ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि नृजातियाँ पद्धतियाँ प्रतिवर्तित रूप में उत्तरदायी होती हैं। एथनोमेथोडोलॉजी के प्रवर्तक हैं। इन्होंने अंतःक्रियावादी और व्यष्टिनिष्ठ सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन किया है। प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने में लोग अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं और वे उनकी तुलना विज्ञान से या उनकी तुलना विज्ञान के तरीकों से करते हैं। नृजाति पद्धति के लोक विचार है जो प्रतिदिन की अंतःक्रिया पर केंद्रित होता है। प्रतिदिन की अंतःक्रिया पर केंद्रित होता है, वही दृष्टिकोण नृजाति पद्धतियाँ शामिल होती हैं और उन्हीं में एक स्टेटमेंट बनता है प्रतिवर्ती रूप से उत्तरदायी। ये इनका स्टेटमेंट बन जाता है और कहने का मतलब है कि विकल्प आपका बी वाला यहाँ पर सही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सामाजिक क्रिया कृत्य और प्रतिक्रिया के व्यष्टि स्तर पर आत्म के संगठन या संयोजन से किसका सरोकार है? Who was concerned with the compositions of self at the micro level of social action and interaction? by Mead या गॉफमैन या बर्गर या लॉकमैन? विकल्प आप किसको देना उचित समझेंगे? आपके सामने ऑप्शन है, प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प गॉफमैन का बनता है। सामाजिक कृत्य या क्रिया और प्रतिक्रिया की व्यष्टि स्तर पर आत्म के संगठन या संयोजन से गॉफमैन का सरोकार था और इन्होंने कहा सूक्ष्म समाजशास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को अपनाने वाले प्रमुख विद्वान रहे हैं। अब आप देखो, समझिएगा बात को। मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में प्रवर्तक के रूप में या उसके जनक के रूप में जॉर्ज हर्बर्ट मीड का नाम, लेकिन यहाँ पर भी बता रहा हूँ आप लोगों को कि सूक्ष्म समाजशास्त्र परंपरा के अंतर्गत एक शब्द आता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, और उसको अपनाने वाला कोई विद्वान है तो गॉफमैन है। इनका पूरा प्रयास दूसरों की दुनिया को स्वयं के माध्यम से, ठीक है, स्वयं के माध्यम से समझाना है। गॉफमैन का अंतःक्रियावाद व्यष्टिनिष्ठ अर्थ पर बल देता है। इनका पूरा प्रयास दूसरों की दुनिया को स्वयं के माध्यम से समझाना होता है। गॉफमैन कहते हैं कि जब आत्म बाहरी दुनिया में आता है तो बाहरी दुनिया उसके लिए एक विशाल रंगमंच होता है और हमारा आत्म विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अनेक भूमिका अदा करने लगता है रंगमंच पर, है ना। आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, आप मूवीज़ की तरह फिर एक्टिंग करने की बात करते हैं, आप उस तरीके की कल्पना करते हैं, तो अभिनय शास्त्रीय प्रक्रिया में रंगमंच पर हमारा आत्म मतलब मैं, मेरा और मुझे जैसी क्रियाओं को बनाने का प्रयास करता है। तो विकल्प बनेगा आपका यहाँ पर बी, गॉफमैन का। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न में लग रहा है डाउट या कुछ इस तरीके की चीज़ें लग रही हैं तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि एमपी सेट सोशोलॉजी का जो पेपर 15 तारीख को आएगा वो टू द पॉइंट आएगा, केवल और केवल फैक्ट आएगा, और ये विगत वर्ष का ही प्रश्न है जो कि यूजीसी नेट से संबंधित है और आपके परीक्षाओं में सेट में भी नेट जैसा ही प्रश्न बनेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग प्रश्नों पर फोकस करेंगे, तथ्यों को नोट करने का प्रयास करेंगे
पर ज़रूर क्लास समाप्त होने के बाद इन तथ्यों को देखेंगे, वो आपके काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, ये चीज़ें तो कम से कम कवर हो जाएगी आपकी, जो चीज़ें आप, और ये ऐसा नहीं इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड 2 को आपको क्या करना है, मैचअप करना है। पहला पॉइंट कहता है दी स्ट्रक्चरल ऑफ सोशल एक्शन का ये स्टेटमेंट किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, तो टालकाट पार्सन्स की एक पुस्तक है ये, और उन्हीं के द्वारा ये चीज़ें दी गई हैं, है ना। और इस पुस्तक में जानते हो सोशल एक्शन यानी सामाजिक क्रिया को स्वैच्छिक पक्षों का उल्लेख किया था। कौन? टालकाट पार्सन्स ने। और क्रिया का एक स्वैच्छिकवादी सिद्धांत प्रत्यक्षवाद, आदर्शवाद और उपयोगितावाद को समन्वय को ध्यान में रखते हुए द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन की पुस्तक को लाया था टालकाट पार्सन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दी फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। अभी अभी मैंने इस किताब के बारे में बताया भी, आप लोग बता सकते हो आप लोग प्लीज़। द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड 1932 में अल्फ्रेड सूटर्स का नाम, और अल्फ्रेड सूटर्स का नाम आपको मिल जाएगा यहाँ पर, यानी पहला, है कि नहीं। अब आपको बता दूं इस किताब में क्या लिखा हुआ है। इस किताब में फिनोमिनोलॉजी का विस्तृत व्याख्या की गई है। सूटर्स के विश्लेषण का केंद्र दैनिक जीवन रहा है, इसके बारे में बताई गई है इस किताब में। ठीक है, ध्यान रखते चलिएगा, बातों को सुनते चलिएगा। द प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ की बात हो रही है। देखिए, आई गॉफमैन की रचना है ये। किसकी रचना है? आई गॉफमैन की ये रचना है, और आप आसानी से बता सकते हो यहाँ पर 4। यह स्टडी इन एथनोमेट्रोलॉजी, हेराल्ड गॉर्फिकेल का नाम आता है। इसमें गॉर्फिकेल ने बृहद स्तर पर समष्टि समाजशास्त्र, वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों की आलोचना किया है, और व्यक्ति की प्रतिदिन की क्रियाओं की विवेचना करने वाली विधियों को अपने अध्ययन का केंद्र विषय बनाया है। केंद्र विषय बनाया है, तो ये हेराल्ड गॉर्फिकेल का नाम। तो यहाँ पर ये तो 3, 1, 4, 2 जिस विकल्प में आएगा वह ऑप्शन सही होगा। 3, 1, 4, 2, और आप देख सकते हो विकल्प भी है ना, विकल्प भी। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा कि नव प्रकारीवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है? समान ध्यान देता है ना। तो न्यू फंक्शनलिज्म, है ना, डिवोट्स रफली इक्वल अटेंशन टू एक्शन एंड ऑर्डर। एक्शन एंड ऑर्डर, ये जो क्रिया और व्यवस्था दिया गया है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक्शन एंड ऑर्डर। जवाब आप सभी लोगों को आना चाहिए अलेक्जेंडर का नाम, है ना। किसका नाम आना चाहिए? अलेक्जेंडर होना चाहिए। बिल्कुल भाई, अलेक्जेंडर का ही नाम होगा। जे अलेक्जेंडर का कहना है कि नव प्रकारीवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है, और इनके अनुसार जब मनुष्य की क्रियाएं संगठित और संरक्षित हो जाती हैं, तब क्रिया और व्यवस्था ही परिलक्षित होती है। नव प्रकारीवाद व्यवस्था और उपव्यवस्था का विश्लेषण प्रस्तुत करता है और मानवीय क्रियाओं को उजागर करता है, और इनके द्वारा पार्सन्स के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत और उनके व्यवस्थावादी उपागम को प्रासंगिक रूप बनाने का प्रयास भी करता है। अलेक्जेंडर बहुत ही फेमस पर्सन है, और ये प्रकारात्मक सिद्धांत के स्वसमीक्षात्मक जैसे शब्दों पर भी बात करता है। हालांकि इस प्रश्न का विकल्प जो होगा पहला सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकारात्मक सिद्धांत के स्वसमीक्षात्मक तत्व के रूप में नव प्रकारवाद की व्याख्या किसने किया है? विकल्प आपके सामने है, आप बता सकते हैं कि हु हैज़ डिफाइंड नियो फंक्शनलिज्म एज
a self-critical stand of functional theory given by Alexander and G. Sen। ऑप्शन आपका यहाँ पर विकल्प करेक्ट माना जाएगा पहला, और अलेक्जेंडर और जो है कोलोमी या जी सेन का नाम, सॉरी जी सेन ना करके कोलोमी ही कहें हम लोग, विकल्प 4 को कहते हैं, ठीक है, विकल्प 4 अलेक्जेंडर और कोलोमी का नाम, ठीक है, विकल्प 4 आपका सही जाएगा। इसमें प्रकार्यवाद सिद्धांत के स्वसमीक्षात्मक तत्व के रूप में नव प्रकार्यवाद की व्याख्या करने वाले विद्वान ये दोनों थे। कहते थे कि जब मनुष्य की क्रियाएं संगठित और संरचित हो जाती है ना, तब व्यवस्था होती है और एक क्रिया दूसरी क्रिया और अन्य क्रियाओं से प्रकारात्मक रूप से जुड़ जाती है, और इन सब प्रकारों के जुड़ने की प्रक्रिया स्वसमीक्षात्मक तत्व के परीक्षण के बाद ही हो पाती है। विकल्प आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल, मार्क्स की मूल कृतियों के अंशों में अंतर्निहित आर्थिक निश्चयवाद की आलोचना किसने की? विकल्प क्वेश्चन नंबर 8 है, विकल्प बताएंगे आप कि सही विकल्प क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 का। हु हैज़ क्रिटिक या क्रिटिसाइड का मतलब होता है आलोचना के आधार पे, ठीक है। द इकोनॉमिक डिटरमिन टू बी इम्प्लिक्ट इन पार्ट ऑफ मार्क्स ओरिजिनल वर्क। क्या बताना उचित समझेंगे कि मार्क्स की मूल कृतियों के अंशों में अंतर्निहित आर्थिक निश्चयवाद की आलोचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प होना चाहिए अल्थुजर, विकल्प डी। मार्क्स की मूल कृतियों के अंशों की अंतर्निहित आर्थिक निश्चयवाद की आलोचना अल्थुजर ने की है। उनका कहना है कि सामाजिक परिवर्तन का कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि इसके अनेक कारण हो सकते हैं। अल्थुजर परंपरागत मार्क्सवाद की आधार संरचना और अधोसंरचना की आलोचना करते हैं और मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन मॉडल को अस्वीकार करते हैं। अल्थुजर कहते भी हैं कि समाज की संरचना के 3 स्तर होते हैं। अल्थुजर के समाज के 3 स्तर बताएं, नाम आर्थिक है एक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा वैचारिक, ठीक है, विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, समीक्षात्मक सिद्धांतवादियों का कथन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को बताइए, एक बार स्पष्ट करिए प्लीज। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू द क्रिटिकल थ्योरिस्ट स्टेट, यानी समीक्षात्मक सिद्धांतवादियों का कथन बताना है आपको। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, या सी या डी? सी कहता है आर्थिक निश्चयवाद गलत नहीं था, परंतु सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं के साथ ही इसका सरोकार होना चाहिए। विकल्प आपका सी सही होगा, है ना। मार्क्स का मत था कि समाज की आधारभूत संरचना जानते हैं कैसी होती है, भौतिक होती है और आर्थिक होती है, उन्हीं की अधिसंरचना को निर्धारित करती है। उनका कहना है कि उपस्थित सामाजिक, म्यूट रहिए प्लीज, म्यूट रहिए, राजनीतिक, शिक्षा, व्यवसाय, मूल्य, मानदंड, आर्थिक निर्धारण, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो जवाब जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 9 मार्क्सवादियों में से किसने निश्चयपूर्ण कहा है कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था? क्वेश्चन नंबर 10, 9 मार्क्सवादियों में से किसने निश्चयपूर्ण कहा कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था? विकल्प होगा अल्थुजर का। क्वेश्चन नंबर
देखिए, 9 मार्क्सवादियों में से अल्थुजर ने निश्चयपूर्ण कहा है कि परिपक्व मार्क्स की किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था, क्योंकि परिपक्व मार्क्स की आर्थिक निर्धारणवाद पर विश्वास करता था, जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होगा, उसी का उत्पादन पर नियंत्रण होगा। और परिपक्व मार्क्स किसी भी प्रकार की मानवीय दशा, संवेग, विचार पर विश्वास ना करके आर्थिक क्रियाओं पर ही विश्वास करता है। इसी कंडीशन को दर्शाते हुए ये बातें बताई गई है अल्थुजर के द्वारा कि निश्चयपूर्ण कहना है कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था, 9 मार्क्सवाद के अंतर्गत। और 9 मार्क्सवाद में नाम आता है अल्थुजर का नाम, विकल्प आपका डी। मस्तिष्क की संरचना तथा समाज की संरचना के बीच संबंध का किसने अवलोकन किया है? मस्तिष्क की संरचना और समाज की संरचना के बीच में। सवाल आसान है और बताया गया है कि हु हैज ऑब्जर्व्ड a link between the structure of the mind and the structure of society, given by this statement का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्लाउड लेवी स्ट्रॉस का नाम करेक्ट होगा, विकल्प आपका सी जाएगा। लेवी स्ट्रॉस ने मस्तिष्क और समाज की संरचना के बीच में संबंधों का अवलोकन किया था। समाज दुनिया के इसी मॉडल को सामाजिक वैज्ञानिक संरचना कहा। तो सामाजिक वैज्ञानिक संरचना किसके द्वारा दिया गया है? क्लाउड लेवी स्ट्रॉस के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने विभिन्न रूप में समाज को देखा है। समाज में जो परंपरा जैसे मूल्य है, मानदंड है, विवाह है, परिवार है, गोत्र है, नातेदारी है आदि मनुष्य के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं हैं, और इन्हीं स्तरों को मनुष्य के मस्तिष्क ने ही तैयार किया है। लेवी स्ट्रॉस मानते हैं कि मस्तिष्क निर्णायक संरचना होती है, और सही विकल्प क्या होना चाहिए? आपका थर्ड होना चाहिए, यानी ठीक है, ये आपका तीसरा विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर संरचनावादियों में से किसने ज्ञान तथा शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 में प्लीज क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प आप मुझे बताएं क्या होना चाहिए? लेमर्ट, हाँ जी बताइए। गुड मॉर्निंग। अभी आप मुझे 1 घंटे बाद कॉल करिएगा, ठीक है? तो बताइए जरा जवाब यहाँ पे क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 12 का? विकल्प उत्तर संरचनावादियों में किसने ज्ञान तथा शक्ति के बीच का संबंध पर बल दिया है? और ऑप्शन आपका होगा मिशेल्स फूको। मिशेल्स फूको उत्तर संरचनावाद में इन्होंने ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है। मिशेल्स फूको का कहना है कि जिसके पास ज्ञान है उसके पास ही शक्ति है, जिसके पास ज्ञान है उसके पास शक्ति है। और ये बात आज आधुनिक समय पर भी लागू होती है। उत्तर आधुनिक समाज में ज्ञान उत्पादन का साधन है, अर्थात मैं ये बात आपसे कह सकता हूं कि अधिक ज्ञान होना अधिक उत्पादन की शक्ति प्रदान करता है। और इन्हीं मिशेल्स फूको से एक विद्वान थे नीत्शे, बड़े प्रभावित हुए थे नीत्शे महोदय। और मिशेल्स फूको ने परंपरागत नैतिकता को चुनौती दी और नैतिकता की नींव भी डाली, और ये बात कहा कि नई नैतिकता शक्ति और ज्ञान पर आधारित होती है। मिशेल्स फूको ये वही विद्वान है जिन्होंने संबंध को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और ज्ञान को ही शक्ति का आधार मान लिया। तो ज्ञान और शक्ति के बीच में संबंध पर अगर किसी ने बल दिया है तो याद रखिएगा मिशेल्स फूको का नाम आता है, विकल्प आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसने भाषा और सामाजिक संस्थाओं की विरचना की है?
क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे ये बताने का प्रयास किया जा रहा है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, कि हु इज सेड द डीकंस्ट्रक्शन, विरचना, लैंग्वेज एंड सोशल इंस्टीट्यूट, का मतलब होता है सामाजिक संस्था, भाषा और सामाजिक संस्था की विरचना, डी स्ट्रक्चर किसने किया? क्वेश्चन नंबर 13, विकल्प होगा जे दरिदा। जे दरिदा का नाम आपको मिलेगा विकल्प। दरिदा ने भाषा और सामाजिक संस्थाओं की विरचना की। प्लीज यार, कौन बच्चा आता है ये इस तरीके से आता है यार? जयश्री क्या कर रही हो ये? हाँ? चलो अब आप क्लास नहीं ले पाओगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर बात कर रहे थे हम लोग 13 पर, भाषा और सामाजिक संस्थाओं की विरचना किसने किया था? तो कहने का मतलब यह है कि दरिदा ने भाषा और सामाजिक संस्थाओं की विरचना किया। इसकी एक किताब आई थी सन 1973 में, स्पीच एंड फिनोमेना करके, 1973 में आई थी। भाषा और सामाजिक संस्थाओं के बारे में विस्तार से इसने चर्चा किया और इन्होंने भाषा के अर्थ को किसी मूर्त वास्तविकता में ना खोजकर भाषा के संदर्भ में खोजा, और जिसकी रचना सामाजिक रूप से होती है, जिसकी रचना सामाजिक रूप से होती है, वह स्टेटमेंट फिर बन जाता है जे दरिदा का। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, किसने ऐसी वैकल्पिक स्थिति या वैकल्पिक समाज की कल्पना की जिसमें वाणी मीन्स स्पीच यानी वॉक, मंच को संचालित करना बंद कर देगी? देखो ये भी विकल्प 13 वाले क्वेश्चन जैसा ही था। फिलहाल इस प्रश्न का भी विकल्प जे दरिदा का ही नाम आ जाएगा, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। जे दरिदा ने एक वैकल्पिक समाज की कल्पना किया था जिसमें ना वाणी मंच को संचालित करना बंद कर देगी, ऐसी बात उन्होंने कहा था जे दरिदा ने। इनका कहना था कि स्पीच का स्थान लेखक से ऊंचा है, वाणी का स्थान लेखक से ऊंचा है, वाणी की व्यंजना भाषा की तुलना में अधिक मजबूत होती है, भाषा का यही भेद विखंडन का आधार बना, भाषा के आधार पर ही वाणी के प्रभाव को देखा जा सकता है, लेकिन भाषा का प्रभाव इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी ज्ञान मीमांसाओं ने इसकी बहुत उपेक्षा की थी। अतः वैकल्पिक स्थिति मीन्स वैकल्पिक समाज की कल्पना जिसमें वाणी मंच का संचालन करना बंद कर देती है, यह कथन किसका है? तो जे दरिदा का है, विकल्प बी करेक्ट होगा आपका। ये प्रश्न थोड़ा सा 15 नंबर का जो आ रहा है आपके सामने, ये जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट शब्द से रिलेटेड है या आधुनिकता से संबंधित है। आपको विचार करके इस सवाल का जवाब सही करना पड़ेगा। तो उत्तर आधुनिकता के अनुसार आधुनिकता के कौन से विचार समाप्त या मृत समझे जाते हैं? ये सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15, 4 विकल्प है, जरा जवाब मुझे आप बताएं कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। तर्कणा मीन्स होता है कारण, तर्क संगत या प्रगति, विकल्प पहला सही है इसका, समझिएगा। उत्तर आधुनिकतावादियों के अकॉर्डिंग आधुनिकता के तर्कणा यानी कारण, तर्क संगत और प्रगति के विचारों को समाप्त यानी मृत समझा जाए। कारण क्या था? क्योंकि उत्तर आधुनिकतावादी आधुनिकवाद का विरोध करता था और वो संश्लेषण और एकीकरण में विश्वास करता है। आधुनिकतावादी जहां विकास को लाने का आयाम बताता है,
तो तर्क संगत और प्रगति को मानता है, तो वहीं उत्तर आधुनिकतावादी विकास करने के लिए संपूर्ण ज्ञान और सहयोग की बात करता है। तो मानवतावादी भावना, सामूहिक हित केंद्रित एवं कल्याण को मानते हुए इस शब्द को मैं सही साबित कर सकता हूं कि उत्तर आधुनिकतावादी आधुनिकता के विचारों को मृतक मानता है। मृतक यानी समाप्त। और सही जवाब होगा तर्कणा, कारण, तर्क संगत और प्रगति। विकल्प पहला सही रहेगा इस सवाल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए जरा मुझे, कौन आधुनिकता का अधूरा या असमाप्त प्रोजेक्ट समझता है? बताइए, आधुनिकता को अधूरा या असमाप्त प्रोजेक्ट समझता है, विकल्प कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर का क्वेश्चन नंबर 16, विकल्प आपका होगा 4, हैबरमास। हैबरमास आधुनिकता को अधूरा या असमाप्त प्रोजेक्ट समझता है। ठीक है, क्योंकि आधुनिकता के गुणधर्म समावेशी विकास पर बल नहीं देता है, वह एक पक्ष है जो विशेषीकरण और प्रतिस्पर्धा पर बल देता है, न कि संपूर्ण एवं सहयोग व्यवहार पर बल देता है। वहीं आधुनिकता स्वकेंद्रिता और भौतिकवाद पर आधारित है। इस कारण हैबरमास आधुनिकता को अधूरा या असमाप्त प्रोजेक्ट समझते हैं। विकल्प आपका डी करेक्ट होगा यहाँ पर, है ना, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 17 में भारत के संपूर्ण समुदायों पर कार्य अर्थात पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट की किसने पहल की थी? किसने पहल की थी? भारत के संपूर्ण समुदायों पर कार्य अर्थात पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट की पहल के.एस. सिंह ने की है। विकल्प बी होगा। और इस बृहद राष्ट्रीय सर्वेक्षण को अनूठा और ऐतिहासिक, सामाजिक और मानव शास्त्रीय एवं सांख्यिकीय प्रयास कहा जा सकता है। के.एस. सिंह इसमें पूरे भारतवर्ष में प्रारंभिक तौर पर 6,748 समुदाय को इंगित किया था। 6,748 6,748 कम्युनिटीज को इसने क्या किया था? इंडिकेट किया था। बट बाद में 4,693 समुदायों की अंतिम पहचान की थी। तो वह नाम बेसिकली जाना गया था भारत के संपूर्ण समुदाय पर कार्य करने वाला पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट की पहल के.एस. सिंह का नाम आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे यूजीसी नेट अगर सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं तो वो भी, और प्लस में एमपी सेट के भी बच्चे इस प्रश्न को। केएस का फुल नेम क्या है सर? सॉरी सर, के सर केएस, यस। अच्छा, के.एस. सिंह का पूरा नाम आप पूछ रहे हैं, है ना सर? यस सर, यस सर। के.एस. सिंह का, ओके, मैं एक मिनट देखता हूँ इनका। के.एस. सिंह ये बेसिकली वही पर्सन है। के.एस. सिंह सोशोलॉजी में इनका नाम देखने को मिला है ना। और ये प्रभावित थे सोशल एक्शन में जो एनएनसी का नाम मिलता है उनसे। और कुमार सुरेश सिंह का नाम आता है, कुमार सुरेश सिंह। ठीक है, के.एस. सिंह, ठीक है, प्रभावित हैं किससे? एनएन सिंह से, जो बेसिकली नाम आता है सोशल एक्शन में। क्वेश्चन नंबर 18, जी.एस. घुरई के अकॉर्डिंग जाति प्रथा से प्रभावित नाम हमारे सामने है जी.एस. घुरई। याद रखने वाली बात है, ये जी.एस. घुरई पर्सन बहुत फेमस रहा है ना, भूलना नहीं चाहिए गोविंद सदाशिव घुरई का नाम। और इन्होंने प्रभावित समाज की विशेषता बताई है, और इस विशेषता से एनटीए यूजीसी नेट ने भी सवाल पूछ लिया है। मुझे उम्मीद है कि शायद याद भी होगा आप लोगों को। तो इन्होंने एक तो बताया है समाज का खंडित विभाजन, दूसरा इन्होंने बताया है खान पान तथा सामाजिक अंतःक्रिया पर रोक और उसमें पदानुक्रमित या अधिक्रमिकता। ठीक है, तो
ये दो चीज़ों पर जिक्र करते हैं जीएस घुरई। और इनकी किताब जानते हैं बड़ी फेमस रही है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन में जाति प्रथा के लक्षण को और विभिन्न युगों में जाति के स्वरूप का वर्णन किया था। और इन्होंने अपनी पुस्तक जाति के बंद स्वरूप, अंतःविवाह, समाज में जाति का खंडनात्मक विभाजन और खान पान तथा सामाजिक अंतःक्रिया पर रोक और उसमें पदानुक्रम का विस्तृत चर्चा देखने को मिली है। किस किताब में? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन की किताब में। किसकी किताब है? जीएस घुरई की किताब है। याद रखने वाली बात है, इसको आपको भूलना नहीं है। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जैसे शब्दों पर सन 1961 में ये किताब लाई गई थी। ठीक है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया की जीएस घुरई किताब थी, 1932 में आई थी। द शेड्यूल्ड करके किताब थी, 1963 में आई थी। सिटी एंड सिविलाइजेशन करके किताब थी जो 1962 में किताब आई थी जीएस घुरई की। वैद करके किताब थी जो 1979 में आई थी। इंडिया कॉस्ट्यूम करके किताब आई थी, 1951 में आई थी। एस्पेक्ट ऑफ चेंजिंग इंडिया करके किताब आई थी जो 1976 में आई थी, वो भी जीएस घुरई की ही किताब थी। हालांकि इस प्रश्न का विकल्प होगा क्या? पहला और तीसरा, तो आप कह सकते हो कि विकल्प बी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपके सामने इजी है, आप बता सकते हो। 19 में कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से के साथ पहचान करें। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन द बिलो। लेखक एक तरफ है और दूसरी तरफ बुक्स है। पहला नाम आता है जीएस घुरई का, पहला नाम आता है जीएस घुरई का। और जीएस घुरई में मैंने अभी अभी आपको शेड्यूल ट्रिब्यूज करके किताब याद नोट करवाया आपको। शेड्यूल ट्रिब्यूज करके भी जीएस घुरई की किताब है, याद रखेंगे आप सभी लोग, है ना। जनजाति की समस्या और उनके समाधान का व्यापक चर्चा इस किताब में की गई है। और साथ ही भारतीय जनजाति संगठन, परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म आदि के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है जीएस घुरई के द्वारा शेड्यूल ट्रिब्यूज वाली किताब में, ट्राइब्स वाला बुक में। एन.के. बोस ट्रबल लाइफ इन इंडिया नामक एक पुस्तक है, ट्रबल लाइफ इन इंडिया नामक पुस्तक है और जो दर्शाया गया है एन.के. बोस के द्वारा। सुरजीत सिन्हा संपादित एक किताब लिखा है, एडिशन वाली किताब इनकी आई है ना। और मैं आपको बता दूं, फील्ड स्टडी ऑन द पीपल ऑफ इंडिया मेथड्स एंड पर्सपेक्टिव नामक किताब है, वो संपादन किताब है जो दर्शाती है सुरजीत सिन्हा की। और डी.एन. मजूमदार की बात करते हैं, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, यानी फर्स्ट वाला मैच करता है आपको। और भारतीय जनजातियों के बारे में चर्चा किया था मजूमदार ने। भारतीय प्रजातियां जैसे मंगोलाइड, इंडो आयर्स, द्रविड़म, आर्य द्रविड़म आदि प्रजातियों की चर्चा की गई है मजूमदार के द्वारा, इसलिए यह आपका स्टेटमेंट चला जाता है रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। तो जहाँ 2 3 4 1 वाला विकल्प मिलेगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1 विकल्प पहला ही जा रहा है आपका सही, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। यह किसका कथन है कि भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व सामान्य समाज के साथ एक हो रहे हैं? ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 20 में। आप बता भी सकते हो कि हु हैज़ स्टेटेड दैट द एंट्री कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री सो ट्रिबल एलिमेंट्स बीइंग फेस्ड, है ना, इनटू द जनरल सोसाइटी गिवन बाय। नाम आपके सामने प्रस्तुत क्या हो सकता है? डी कोसाम्बी। विकल्प बी, भारतीय इतिहास में संपूर्ण प्रक्रिया को दर्शाया इसने। कहा है कि जनजातीय तत्व सामान्य समाज के साथ एक हो रहे हैं क्योंकि जनजातीय समाज में जनचेतना का प्रादुर्भाव हो रहा है, इस वजह से। विकल्प बी करेक्ट।
इनके बॉस के अकॉर्डिंग कहा गया है कि भारतीय सभ्यता का विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? 21 में, है ना? ये आपके सामने सवाल दिया गया है। तो इनके अकॉर्डिंग, भारतीय सभ्यता के अकॉर्डिंग, तो मैं आपसे कहूंगा कि युद्ध के बार बार अनुभव जिसने राष्ट्रीयता की भावना की ओर प्रवृत्त किया है, ये विकल्प गलत है, क्योंकि इनके बॉस के अकॉर्डिंग भारतीय सभ्यता में बात कही नहीं गई है ना। तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण स्थितियों में संस्कृतियों या सांस्कृतिक अनेकवाद का पैटर्न है, और इस पर विचार इसने किया है। अ पैटर्न ऑफ कल्चरल प्लूरलिज्म, मतलब आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि अनेकावाद पैटर्न अंडर रिलेटिविटली फेसफुल कंडीशंस के बारे में बात की गई है। तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण स्थितियों में सांस्कृतिक अनेकावाद का पैटर्न को फॉलो किया गया है इनके बॉस के द्वारा भारतीय सभ्यता में। सही जवाब है। भारत में समुदाय अपना अलग अस्तित्व नहीं बनाते हैं भाई, इसलिए गलत हो गया ये भी। और संस्कृति की विविधता, परंतु सभी समुदायों की पारंपरिक या पारस्परिक निर्भरता के लिए आर्थिक संगठन को प्रोत्साहन देती है। ये आपका सही है। तो आपका दूसरा और चौथा जो है इनके बॉस के अकॉर्डिंग भारतीय सभ्यता के विकास पर बल दिया गया है ना। जाति जनजाति निरंतरता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? इनके बॉस के द्वारा दी गई थी। उसी में बताया गया है जाति और जनजाति की अर्थव्यवस्था भी जातिगत समाज की भांति संस्कृति, शिल्प और लघु हस्त व्यवसाय पर आधारित होती है। इसके स्टेटमेंट बताए गए हैं। तो आप देख सकते हो दूसरा और चौथा जहां सही हो रहा है वो विकल्प नंबर 4 में आ रहा है, अतः विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, या किसका मत है कि शुद्ध और अशुद्ध के बीच में मूलभूत विरोध की धारणा जाति प्रथा का प्रमाण चिन्ह है? क्वेश्चन नंबर 22, आसान सा सवाल है, जवाब भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो लुईस डिमोट का नाम आएगा। लुईस डिमोट का ये विचार था, मैं आपको बता दूं कि शुद्ध अशुद्ध के बीच में मूलभूत विरोध की धारणा जाति प्रथा का प्रमाण चिन्ह है। लुईस डिमोंट ने अपनी किताब लिखा था होमो हायरार्किक्स करके, मैंने नोट करवाया है आप लोगों को, और उसमें प्रदूषण और पवित्रता की धारणा प्रस्तुत की थी। और इसमें जो शुद्ध है वह संस्तरण में उच्च है, वही जो अशुद्ध है वह जाति संस्तरण में निम्न परिस्थिति है। विकल्प आपका दूसरा सही होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा आप लोग। टीपी मुखर्जी अपने को मार्क्सवादी कहलाने के बजाय मार्क्स विज्ञानी कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। पता है आपको ये बात सही है, ऐसा ही चाहते थे। दूसरा उन्होंने कहा भारतीय परंपरा और आधुनिकता के बीच में मुठभेड़ की द्वंद्वात्मक व्याख्या की चेष्टा की, जो कि मूल समावेशन और सांस्कृतिक संश्लेषण पर अधिक महत्व देती है और वह वर्ग संघर्ष पर कम कार्य करती है। तो देखो ये भी आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और मैं आपको बता दूं भारतीय परंपरा और आधुनिकता के बीच में मुठभेड़ की सैद्धांतिक व्याख्या की चेष्टा की थी, मूल समावेश और सांस्कृतिक संश्लेषण पर आधारित महत्व दिया, वर्ग संघर्ष पर कम बल दिया। वजह यही था क्योंकि वो चाहते थे टीपी मुखर्जी की मार्क्सवादी कहलाने के बजाय मार्क्स विज्ञानी कहलाएं। कारण यही था, नहीं रीज़न से ही था। और मैं आपसे कहूँगा कि इसकी व्याख्या है विकल्प भी सही होगा। ठीक है, प्रभु जाति की एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार कौन सी विशेषता थी? प्रभु जाति, ये एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। और ये विशेषता मैं बता दूं कि संख्यात्मक बल और राजनीतिक शक्ति भी सही है, भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक सत्ता भी सही है, पश्चिमी शिक्षा और प्रशासन में नौकरी भी सही है, शहरी आय के शहरी स्रोत भी सही हैं। विकल्प सभी सही जा रहे हैं भाई, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन सही जाएगा। यहाँ पे विकल्प बी दूसरा ऑप्शन है आपका, बी सही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। ठीक है, कल ऑफ रहेगी क्लास।
ठीक है। कल के बाद परसों वाली क्लास आप सबकी जो है चलाई जाएगी, कल की क्लास ऑफ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। प्रश्न देखिए, ये यूजीसी नेट का है, पेपर मैं आपको अभी शेयर करूंगा, जरूर आप लोग इसको ट्राई करिए, करने का प्रयास करिएगा।